हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान के नोट्स। तो आज हम करेंगे एक नई सीरीज स्टार्ट। हम करेंगे नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट साइकोलॉजी में। तो यहाँ पे आपको इस चैनल में साइकोलॉजी का पूरा ज्ञान का भंडार मिलेगा। तो बिना किसी झिझक के अगर आपको साइकोलॉजी पढ़नी है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो आज हम सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं वो है नेट की सीरीज़। अगर आप नेट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो आज से मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। आप इसे शेयर कर सकते हैं बिकॉज़ मेरा चैनल बिल्कुल नया है। अ, अभी लोग इससे ज़्यादा जुड़े नहीं हैं, बट स्टिल मैं चाहती हूँ कि इस चीज़ से आपको फ़ायदा हो। एनीवेज़, तो अब ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं देती हूँ मैं, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो हम आज जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी एक स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ हिस्ट्री, स्कूल्स एंड फाउंडिंग पार्ट्स ऑफ साइकोलॉजी। ये थोड़ा सा आपको लगता होगा कि भाई बहुत बोरिंग सा है, बट इट्स ओके यार, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है एंड हम थोड़ा सा अच्छे से कवर करेंगे। सो फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ साइकोलॉजी। अब आप जो साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा वो यही तो आएगा कि साइकोलॉजी आखिर है क्या। तो जो साइकोलॉजी शब्द है वो किससे है? सोल और माइंड से मिलकर बना है। ये ग्रीक में, ठीक है। और जैसे कि जो साइकी है उसको हम क्या बोलते हैं? सोल या माइंड। और जो लोजिया है उसको हम बोलते हैं स्टडी, यानी कि एक साइंटिफिक स्टडी। किसकी? ह्यूमन बिहेवियर की। ओके। अब जो सवाल पैदा होता है, जो हमारा साइकोलॉजी है, क्या वो शुरुआत से एक साइंटिफिक स्टडी है? क्या लगता है आपको? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। तो जो हमारी साइकोलॉजी है वो एज अ साइंस जब आया तो वो कौन सा ईयर है? 1879। ये ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एमसीक्यूज़ की फॉर्म में बहुत बार पूछ जाता है। तो इसको आप ध्यान रखना, 1879 में हमने जो साइकोलॉजी है वो एज अ साइंस एक्सेप्ट कर ली थी। ओके। और जो फादर हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछ जाता है कि फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है? तो विलियम वुंड। और ये क्यों है फादर ऑफ साइकोलॉजी? बिकॉज इन्होंने क्या किया था? लिप्सिंग में एक लैब बनाई थी, एक्सपेरिमेंटल लैब, राइट। तो ये चीज़। अब हम पढ़ेंगे हिपोक्रेट्स के बारे में। चलो, विलियम वुंड तो बहुत बाद में है, लेकिन उससे पहले भी कुछ हमारे ग्रीक फिलोसोफर्स थे। और जो सबसे पहले थे वो कौन से थे? वो हिपोक्रेट्स थे। इन्होंने क्या कहा था? वैसे तो साइकोलॉजी की फील्ड में इनका बहुत ज़्यादा योगदान तो नहीं है, बट इन्हें क्या बोला जाता है? फादर ऑफ मेडिसिन। बहुत बार पूछा जाता है कि फादर ऑफ मेडिसिन कौन है? वो कौन है? वो है हिपोक्रेट्स। तो इनका क्या कहना था? दैट कि मेंटल इलनेस वर व्यूड एज अ इफेक्ट ऑफ नेचर ऑन मैन एंड वर ट्रीटेड लाइक अदर डिजीज। मतलब भाई, जो हम पुराने टाइम पे देखें ना, तो पुराने टाइम पे क्या मानते थे लोग? जैसे कि जो मेंटल रिटार्डेड होते हैं या फिर किसी में कोई डेविएशन होती है, किसी में कोई दिक्कत होती है, तो पहले लोग मानते थे कि इस पे भगवान ने कुछ कर दिया है, भगवान की कृपा दृष्टि हट गई है, या फिर उस पर भूत पिशाच का कोई साया है, ये लोग मानते थे। लेकिन जो हिपोक्रेट्स थे, इन्होंने फर्स्ट टाइम कहा कि भाई अगर इंसान बीमार है तो उसका इलाज किया जा सकता है। जैसे कि फिजिकल आपको चोट लग जाती है, घुटने में चोट लगी तो उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो वो कह रहे थे हिपोक्रेट्स कि अगर आपकी मेंटल हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो भी पॉसिबल है। और वो किससे होता है? वो किसी कोई मतलब कोई एक्सटर्नल चीज़ नहीं है जो चीज़ अफेक्ट करती है आपको। वो आपके खुद के अंदर ही कुछ जो आपके एनवायरमेंटल इफेक्ट्स हैं या फिर कुछ भी है। चलो खैर, हम डेप्थ में नहीं जाते। जो इनको मेन मुद्दा जो उन्होंने कहा था वो यही चीज़ थी। ओके। तो ये थी ह्यूमरल थेरेपी। ओके। अब ये थे सोल इज़ डिफरेंट फ्रॉम। अब इनका इनका क्या मानना था? इनका मानना था कि जो सोल है और जो हमारी बॉडी है वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। आपने पढ़ा होगा ना ड्यूअलिज्म और ये सब कॉन्सेप्ट्स। तो इनका जो थ्योरी थी वो किस पे बेस्ड थी? ड्यूअलिज्म पे बेस्ड थी। बिकॉज इनका क्या मानना था कि भाई हमारी सोल एक डिफरेंट है और हमारी बॉडी एक डिफरेंट है। वो फिर जो हिपोक्रेट्स से इसके बाद हमारा है सोक्रेट्स। तो सोक्रेट्स का क्या कहना था? दे कन्विंस पीपल दैट गॉड कैन डू सम मिस्टेक्स, राइट। तो सोक्रेट्स क्या था? ये है ना, क्यों पे विश्वास रखते थे। मतलब आप ये पूछेंगे कि भाई तुमने खाना खाया, सोक्रेट्स आपसे पूछेंगे तो आप कहोगे कि भाई हाँ। तो ये पूछेंगे क्यों खाया, तब आप बताएंगे भूख लगी थी। फिर उन्हें क्यों लगी थी, तो आप बताएंगे कि भाई मुझे इस वजह से भूख लगी थी। क्योंकि अच्छा ऐसा क्यों हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो फोकस करते थे वो किस पे फोकस करते थे? वो करते थे वाई पे, क्यों। अब आप खुद सोचिए, जब बार बार कोई इंसान वाई 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 पूछेगा तो किसी ना किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो डेफिनेटली निकलेगा ही। तो इनका मानना था, ये क्या करते थे कि भाई
ये इनको ये कहना चाह रहे थे कि जो भगवान हैं उनसे भी तो कुछ ना कुछ मिस्टेक होती होंगी ना। अभी जो रैंडम पीपल होते हैं ना, कॉमन पीपल, वो कई बार बोलते हैं कि नहीं भाई भगवान से कैसे मिस्टेक हो सकती है। तो फिर ये बोलते हैं कि जैसे कि हम आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, सोक्रेट्स ने कहा, तो तुम्हें नहीं लगता कि भगवान भी आर्ग्यूमेंट्स करते होंगे? तो फिर कॉमन पीपल कहता है कि हाँ भाई हो सकता है, आर्ग्यूमेंट्स तो करते होंगे। तो फिर सोक्रेट्स ने कहा कि अगर आर्ग्यूमेंट्स करते होंगे तो कोई आर्ग्यूमेंट कर रहा है तो डेफिनेटली एक तो गलत होगा ना, तो इसका मतलब क्या भगवान भी गलत है? तो इसमें क्या होता था फिर, कुछ लोग तो मान लेते थे कि भाई हाँ सच बात है, भी भगवान से भी गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन कुछ लोग ही ना मार देते थे, मतलब मार पिटाई हो जाती थी इन सब में। और जो सोक्रेट्स का था, एक चीज़ थी, इन्होंने हमेशा क्या किया, वर्बल आर्ग्यूमेंट्स किया। इन्होंने अपनी कोई बुक नहीं लिखी, इन्होंने कभी अपनी फिलोसफीज नहीं लिखी, इन्होंने सिर्फ एक वर्बल आर्ग्यूमेंट्स किए। तो दे नेवर रोट डाउन एनीथिंग। ओके, और अब ये क्या थे, ये है रेशनलिज्म। रेशनलिज्म क्या होता है बेटा, ये इनेट नॉलेज होती है। इनेट नॉलेज क्योंकि इनका मानना था कि जो ह्यूमन बीइंग होता है ना, वो बहुत एक डिफरेंट है, सुपीरियर है। तो सोक्रेट्स का मानना था कि जो एक इंसान होता है उसमें कुछ इनेट नॉलेज, यानी कि पैदाइश, जब उसने वो जन्म लेता है ना, तो उसमें खुद इतनी इनेट नॉलेज होती है, एक डिफरेंट नॉलेज जो उसने कभी सीखी नहीं है, वो पैदाइश है वो नॉलेज। ठीक है, तो इस चीज़ पे बिलीव करते थे। देन दे बिलीव इन इंडक्टिव रीजनिंग। ओके ठीक है। और ये भी क्या थे, ये भी ड्यूअलिस्ट थे। ड्यूअलिस्ट यानी कि हमने अभी यहाँ पढ़ा ना ड्यूअलिज्म, यानी कि ये भी ये मानते थे कि सोल और बॉडी दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, और ये मॉरलिस्टिक, ये हमेशा लोगों की हेल्प करना, काइंडनेस, हेल्पनेस और इन सब चीज़ों पे फोकस करते थे। कौन? सोक्रेट्स। ठीक है, फिर एक टर्म आती है आपकी इडोमनिया। ये जो सोक्रेट्स से यही है, ये इनका जो बिलीव है वो क्या था, इडोमनिया। इडोमनिया यानी कि ये लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस पे विश्वास रखते थे और ये वर्च्यूज़ को बिल्ड करते थे। जैसे कि आपकी ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में है ना, तो सिमिलर उसी तरह की, जैसे कि हैप्पीनेस, जनरोसिटी, काइंडनेस, ये इन सब चीज़ों को बिल्ड करते थे। फिर जो हमारे थर्ड आते हैं दैट इज़ प्लेटो। और जो प्लेटो थे वो क्या थे, वो सोक्रेट्स के ही स्टूडेंट थे। ठीक है, और ये इतना इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे ना उनसे, सोक्रेट्स से, कि भाई उनको वो एज इट इज़ फॉलो करते थे। जैसे कि हमने पढ़ा, सोक्रेट्स ने कभी अपने बारे में कुछ भी नहीं लिखा, उन्होंने कोई बुक नहीं लिखी, लेकिन प्लेटो ने सब बुक्स लिखी और उनके बारे में बताया, और उन्होंने अपना पूरा क्रेडिट उसको दिया, सोक्रेट्स को। उन्होंने कहा कि भाई यही मेरे आइडल हैं और इन्होंने ही ये सारी चीज़ें बताई हैं, बट लिख नहीं पाए। ये भी क्या थे, ड्यूअलिस्ट थे। अब इनके स्टूडेंट्स डेफिनेटली ड्यूअलिस्ट होंगे। ये भी रैशनलिस्ट थे। नाउ इन्होंने एक थ्योरी दी थी, इसमें मतलब इन्होंने इन शॉर्ट ये बताया था दैट कि जो लोग हैं ना, वो सच्चाई को बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। सच कहते हैं ना कि सच कड़वा होता है, तो ये रियलिटी है। ये भी बोलते थे कि सच कड़वा होता है जब इंसान के सामने बिल्कुल स्पष्ट सच आ जाता है ना, तो उससे मुंह मोड़ लेता है। तो उन्होंने एक केव के थ्रू इन्होंने एक एग्जांपल दिया था, एक स्टोरी बताई थी। अगर आप पढ़ सकते हैं, आप गूगल कीजिए, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको और भी अच्छे से याद रहेगा। बट अगर स्टिल आपको कन्फ्यूज़न है या फिर कुछ भी ऐसा है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, एंड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, फिर आते हैं हमारे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जो है वो प्लेटो के स्टूडेंट थे। ठीक है, तो प्लेटो किसके स्टूडेंट थे, सोक्रेट्स के। और फिर एरिस्टोटल किसके स्टूडेंट थे, प्लेटो के। लेकिन इनमें एक डिसिमिलैरिटी है, जैसे कि प्लेटो सोक्रेट्स के बिल्कुल अच्छे स्टूडेंट थे, वो उनको पूरी मानते थे, लेकिन जो एरिस्टोटल है उनकी पूरी ज़िंदगी किस चीज़ में निकल गई, प्लेटो को डिसअप्रूव करने में। वैसे तो ये इसके स्टूडेंट थे, उनकी रिस्पेक्ट भी करते थे, बट इनकी सारी थ्योरीज को, सारी चीज़ों को ये अपोज करते थे। तो अपोज करते थे, इसका मतलब यहाँ पे ड्यूलिस्ट थे ना, हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या हो गया, मोनेस्ट, यानी कि इनका क्या मानना था, माइंड बॉडी आर सिंगल आइडेंटिटी, कि भाई माइंड और बॉडी दोनों चीज़ें डिफरेंट नहीं है, वो एक ही आइडेंटिटी है। अब ये एम्पिरिसिज्म पे मानते थे। डिडक्टिव रीजनिंग, वहाँ पे हमने क्या किया था, इंडक्टिव रीजनिंग कहाँ किया था हमने, इंडक्टिव रीजनिंग आपको याद हो तो यहाँ पे सोक्रेट्स वाले में। तो सोक्रेट्स में क्या था, यानी कि प्लेटो वाले में भी। तो ये मानते थे कि भाई नहीं, ये डिडक्टिव रीजनिंग होती है, स्पेसिफिक टू जनरल नहीं होती है, जनरल टू स्पेसिफिक होती है, पहले जनरल देन फिर स्पेसिफिक चीज़ ना। अब ये वही चीज़, नो इनेट नॉलेज, कोई पैदाइश जानकारी या नॉलेज नहीं होती है, इनका मानना ये था। अब आ जाते हैं आपके स्कूल ऑफ थॉट्स। ठीक है, तो स्कूल ऑफ थॉट्स में सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि ना आप ये टेबल बना लीजिए कि ये हमारे स्कूल ऑफ थॉट्स है, और ये सीरीज वाइज ही बनाना। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, देखो, फर्स्ट स्ट्रक्चरलिज्म, ओके, फिर फंक्शनलिज्म, फिर साइकोएनालिसिस, फिर आप लिखना गेस्टल्ट साइकोलॉजी, फिर बिहेवियरिज्म, एंड फिर ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। ओके, ये सीरीज वाइज लिखना और आप याद करना, क्योंकि ये जो आपकी हैं एमसीक्यूज़ की फॉर्म में बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है,
अब आते हैं, अब वैसे आपको क्या लगता है जो स्ट्रक्चरलिज्म है, क्या इसका क्रेडिट वुंट को देना चाहिए? क्या लगता है आपको? सोचना ज़रा। ठीक है, एनीवेज़ हम सबसे पहले वुंट को ही करते हैं। तो जो हमारे वुंट थे, ये क्या इन्होंने क्या किया, ही वांट्स टू स्टडी कॉन्शियस थिंकिंग। इनका मानना क्या था, या फिर ये किस चीज़ पे फोकस करते थे? कॉन्शियस थिंकिंग पे इन्होंने फोकस किया, ठीक है। ही डिड एक्सपेरिमेंट, ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन जिसका नाम दिया गया। इन्होंने क्या किया, मतलब लोगों को बुलाया कि आप मेरे लैब में आओ, फिर उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे कि दैट कि ये देखिए, ये आपको क्या दिख रहा है, या फिर उन्हें टच किया तो आपको क्या फील हो रहा है, समथिंग इज़ लाइक कि अब आप बताइए, ठीक है। तो इन्होंने ये सब चीज़ें किया, वो खुद बताते थे। ही वॉन्ट्स टू डिवाइड थिंकिंग एंड स्मॉलर पार्ट। इनको क्या करना था कि थिंकिंग को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करना था। किसको? वुंट को। कि भाई थिंकिंग को भी पार्ट्स में बांट, जैसे कि थिंकिंग कैसे होते, फीलिंग्स हो गए, आपके थॉट्स हो गए, तो थिंकिंग, फिर उसको डिवाइड कर दिया आपके फीलिंग्स में, थॉट्स में, और पता नहीं कितनी कितनी कॉग्निटिव एबिलिटीज जितनी भी आ जाती हैं आपकी, उन सब चीज़ों में डिवाइड कर दिया। तो कहते थे कि एज अ होल ना करके छोटे छोटे पार्ट्स में उनको डिवाइड कर दो और फिर एक एक करके उनको समझो। इनका मानना था ये। और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शनलिज्म। ओके, ठीक है, इस टर्म को हम क्या बोलेंगे? रिडक्शनलिज्म। व्हेन स्मॉलर पार्ट्स लाइक रिप्रेजेंटेशन, फीलिंग्स एंड वेल, इट्स कॉल्ड रिडक्शनलिज्म। ओके, ठीक है। नाउ ही वांट्स टू स्टडी वॉलंटरिज्म, वॉलंटरी एक्शन। जब ये कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं लोगों से, तो वॉलंटरी एक्शन, उनका खुद का वॉलंटरी एक्शन आता है, तो इसीलिए ये वॉलंटरिज्म पे बिलीव करते थे, या वॉलंटरिज्म स्टडी किया है इन्होंने। तो दो चीज़ें इन्होंने स्टडी की है, आप दो चीज़ों को याद रख सकते हैं। एक तो हमारा हो गया ये ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन, और दूसरा है वॉलंटरिज्म, ठीक है। वुंट में दो चीज़ें याद रखना। और ये आपको पता ही है, इसकी इनकी जो मेन चीज़ थी कि इन्होंने लैब बनाई थी। किस में बनाई थी, अब आप खुद बताना स्ट्रक्चरलिज्म कब आया था, उस ईयर में। और मैंने आपको बताया भी था कि एज अ साइंस जो हमारी साइकोलॉजी है कब बनी थी, कौन से ईयर में, तो ये वही ईयर में इन्होंने लैब अपनी एस्टेब्लिश की थी, एक्सपेरिमेंटल लैब, लिप्जिंग में, अमेरिका। ओके, अब जो इनकी जो स्टडी थी या इनके एक्सपेरिमेंट्स थे, कौन से मेथड यूज़ करते थे? ये क्वांटिटेटिव मेथड यूज़ करते थे, ठीक है। ओके, तो गाइस आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। मैं सोच रही हूँ स्टार्टिंग में मैं जो अपनी वीडियोस हैं वो थोड़ी छोटी रखूँ। अगर आगे जाके थोड़ा सा आपका प्यार मिला दिखा मुझे, तो फिर मैं जो सीरीज़ है उसको थोड़ा बड़ा कर दूँगी। तो अगर आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया है और इनमें कोई भी कन्फ्यूज़न है किसी भी तरीके की, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और मैं आपको आपका रिप्लाई पक्का दूंगी। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके वो क्वेश्चंस भी कवर करूँगी। एंड आपको इस सीरीज़ का सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये होगा कि आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, और एक्सप्लेनेशन तो आपको मिल ही रही है, प्लस जो हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे एज अ PDF फॉर्म में। तो इसको ज़रूर शेयर करना। थैंक यू गाइस।